मध्य प्रदेश में मामा का बुलडोजर चल रहा है। मकानों को जमींदोज किया जा रहा है और राजनीति भी हो रही है। सरकार का कहना है कि बुलडोजर नहीं रुकेगा। आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि एक खास वर्ग को निशाना बनाकर कार्रवाई हो रही है। दरअसल रामनवमी जुलूस पर पथराव हुआ था। इसमें एसपी सिद्धार्थ चौधरी समेत 2 दर्जन लोग घायल हुए थे। इसके बाद शिवराज सरकार ने एक्शन लिया। उनके कैबिनेट में शामिल मंत्री ने तो बाकायदा चेतावनी तक दे डाली। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ चलेगा। मध्य प्रदेश में कोई भी दंगाई, कोई भी माफिया बख्शा नहीं जाएगा। और जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया है, उनके पत्थर चलाने की मानसिकता को कुचला जाएगा। और अब इस तरह की कोई भी बातें मध्य प्रदेश में नहीं चलेंगी। और इसीलिए वो जो दोषी हैं उनको नेस्तनाबूद किया जा रहा है। वो बुलडोज़र चल रहा है और चलता रहेगा। और ये एक मैसेज है लोगों को कि इस तरह से अराजकता मध्य प्रदेश में फैलाने की जो कोशिश करेगा उसको नेस्तनाबूद किया जाएगा। मध्य प्रदेश प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। सोमवार को जिन घरों को अवैध बताकर गिराया गया, उसमें एक घर प्रधानमंत्री आवास योजना का था। दरअसल खरगोन में रविवार को हिंसा हुई थी। इसके बाद जिला प्रशासन ने सख्त तेवर अपनाए। खरगोन के 4 इलाकों में 16 घर और 29 दुकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया गया। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी। दंगे और उपद्रव के बारे में गवर्नमेंट की पॉलिसी 0 टॉलरेंस की है और हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कटिबद्ध हैं। सर, कितने जगह कार्रवाई अभी चिन्हित की गई है? अभी लगभग 50 के करीब कार्रवाई की जगह चिन्हित हुई है। कार्रवाई चल रही है और ये अब निरंतर चलेगी। मध्य प्रदेश में मामा के बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जिन घरों को तोड़ा गया, उसमें बिरला मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हसीना फारूक का घर भी शामिल है। हसीना का आरोप है कि पहले निगम वाले बुलडोजर लेकर सोमवार को पहुंचे। जिस जगह पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना घर लिखा था, उस पर गोबर पोत दिया। इसके बाद घर को बुलडोजर से गिरा दिया। हसीना का कहना है कि उनका परिवार 30 साल से यहां था। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान को कच्चा से पक्का कराया गया था। हसीना का दावा है कि उनका घर वैध था। दावा किया जाता है कि हसीना को खरगोन हिंसा के 3 दिन पहले नोटिस मिली थी, जिसमें मालिकाना हक वाले कागजात दिखाने की बात कही गई थी। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद विरोधी दलों ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो मध्य प्रदेश सरकार पर मुस्लिमों को टारगेट करके कार्रवाई करने के आरोप तक लगाए थे। This is clearly a state complicit violence, number one. Secondly, this is a collective punishment being given to one particular community. असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे मामा के बुलडोजर पर सवाल उठाए हैं, तो मुस्लिमों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी लगाए हैं। अगर खरगोन हिंसा की बात करें तो इस मामले में अब तक 27 FIR दर्ज हो चुकी है। दोनों पक्षों के 89 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर सवाल है कि आखिर हसीना के सरकारी घर को तोड़ने का सच क्या है। रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा पर लगातार कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में दंगाइयों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्यों में भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 25 करोड़ की आबादी रहती है। 800 जगहों पर रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जुलूस निकाले गए। साथ साथ इस समय रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन पूरे राज्य में कहीं भी तू मैं नहीं हुई। दंगा फसाद की बात तो दूर है, ये उत्तर प्रदेश के विकास की नई सोच है। यहाँ दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं। अराजकता, गुंडागर्दी और अफवाह के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। अभी परसों रामनवमी थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है। 800 स्थानों के रामनवमी के शोभा यात्रा थे, जुलूस भी थे। और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा अफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे। कहीं भी कोई तू मैंने नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो नहीं। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है। क्या दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर साबित किया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
लेकिन यूपी में अपराधियों और माफियाओं पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार कितनी सजग है और कुछ हद तक अपराध और अपराधियों पर लगाम भी लगा है। आपको बता दें कि हाल ही में रामनवमी के मौके पर गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंसा की खबरें सामने आई। इस हिंसा में 2 लोगों की मौत भी हुई है और कई लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के खरगोन में शहर के मुस्लिम बाहुल हिस्से से गुजरने वाली रामनवमी जुलूस पर पथराव के बाद आगजनी की हिंसा हुई। राज्य में भाजपा की सरकार ने 94 लोगों को गिरफ्तार किया और जुलूस पर पथराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं है। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से बदमाशों और अपराधियों पर कार्रवाई और तेज हो गई है और बुलडोजर भी दोबारा रिपेयर होकर वापस मैदान में आ गया और अपराधियों की अवैध संपत्ति पर खूब चल भी रहा है, जिसको लेकर बदमाशों और अपराधियों में खौफ का माहौल है। लेकिन आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की आबादी तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन रामनवमी के मौके पर पूरे राज्य से कोई हिंसा की खबर नहीं आई और ना ही कहीं पर तनाव का माहौल बनाने की कोशिश की गई, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था की जीत बता रहे हैं। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर को लेकर सियासत गर्मा गई है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों के लाउड स्पीकर बंद किए जाने की मांग को तेज कर दिया है। मस्जिद में लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा उन्होंने पिछले दिनों उठाया था। इसके बाद देश भर में इस पर बहस छिड़ गई। अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर राज्य सरकार को चेतावनी दी है। इस बार उन्होंने ठाकरे सरकार को अल्टीमेटम देते हुए 3 मई तक का समय मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे से अब पीछे नहीं हटेंगे। ठाकरे ने कहा कि ऐसा नहीं होने पर वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 3 मई को ईद है और तब तक उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं होगी। मंगलवार को ठाणे की एक रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने ये चेतावनी दी कि अगर ईद तक मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिदों के बाहर वो और उनके कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठाकरे ने इस मुद्दे को एक सामाजिक मुद्दा बताया। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे लिए ये एक सामाजिक मुद्दा है, इसे धार्मिक ना समझा जाए और कहा कि वो इस विषय पर अब पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने शिवसेना सरकार को ये कहते हुए चुनौती दी कि वो जो करना चाहे कर ले, लेकिन वो पीछे नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 2 अप्रैल को शिवाजी पार्क में गुड़ी पड़वा रैली के दौरान भी अपने दिए बयान में ये कहा था कि वो मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर से अजान का जवाब हनुमान चालीसा से देंगे, जिसके बाद पूरे देश में ये बहस का मुद्दा बन गया। अब एक बार फिर राज ठाकरे ने इस मुद्दे को उछाला है। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों को प्रार्थना करनी है वो अपने घरों में करें। हर कोई अपना धर्म अपने घर पर रखे, इसे सड़क पर न लाए। जब त्योहारों का मौका होगा तो 10 से 15 दिन समझा जा सकता है, लेकिन 365 दिन ये नाटक और लफड़ा, इससे आगे महाराष्ट्र में अब और नहीं चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा अभी तक मैंने हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा है, इसके आगे का बाढ़ नहीं निकाला है। अब इसके आगे का बाढ़ निकालने पर मजबूर ना किया जाए। इसलिए मेरी राज्य और सरकार से विनती है कि समाज को जिससे तकलीफ हो ऐसा धर्म नहीं होना चाहिए। भारत में बीते कुछ महीनों में कोरोना का प्रकोप कम हुआ है। देश में लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आज एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। कल से 36.6% ज्यादा मामले आज सामने आए हैं, जिसने चिंता बढ़ा दी है और कोरोना की चौथी लहर को लेकर संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए
और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना की क्या स्थिति है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज कोरोना के 1088 नए केस सामने आए हैं। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,38,016 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 26 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब 5,21,736 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 1081 मरीज ठीक हुए, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,25,05,410 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस अब 15,000 से नीचे पहुंच गए हैं। अब एक्टिव केस 10,870 हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर भी काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन अब तक वैक्सीन की कुल 186,07,06,499 डोज लोगों को लग चुकी है। देश में अब 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का भी वैक्सीनेशन हो रहा है। वहीं इस रविवार से 18 प्लस से ऊपर उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लग रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,29,323 टेस्ट किए गए और अब तक देश में लगभग 79,51,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मंगलवार के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते दिन 113 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया और 4 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में 48 मामले सामने आए और कोई मौत नहीं हुई। वहीं तमिलनाडु में 22 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और यहां भी किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। केरल के 14 जिलों में हालत सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। इन सभी जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो उनमें से 10 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी भी जारी की है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम के नाम शामिल हैं। मंत्रालय ने इन राज्यों से सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा है। बता दें कि दुनिया के लगभग 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर दस्तक दे चुकी है। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी और लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु पुणे में बदले मौसम ने लोगों को राहत देने का काम किया है। तमिलनाडु में मंगलवार शाम को हुई बारिश ने तापमान को कम कर दिया है, जिससे राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में लोगों को हीट वेव से राहत मिली है। हालांकि केरल, असम, हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश हो सकती है। इससे इन राज्यों में तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसकी वजह पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले कुछ दिनों गर्मी से राहत की खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल तक आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। इसके चलते तापमान में कमी आएगी और लोगों को लू से राहत मिलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अभी भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के ज्यादातर शहरों में भीषण लू चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और गर्म हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलेंगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज कई राज्यों में हल्की बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, असम जैसे राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज हल्की बारिश हो सकती है। वहीं श्रीनगर में भी जमकर बारिश होने की संभावना है। बारिश के बाद जहां मौसम में बदलाव होगा, वहीं लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी।
यूपी की गर्मी से राहत जल्द मिलने के आसार नहीं हैं। लखनऊ का न्यूनतम तापमान आज 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस बार मार्च और अप्रैल में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पारा इस कदर चढ़ा कि लोग गर्मी से परेशान हो गए। दिल्ली में अप्रैल के लिहाज से 72 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। अप्रैल की भीषण गर्मी से परेशान लोगों के मन में यही सवाल है कि अगर अप्रैल में ऐसी गर्मी है तो मई जून में क्या हाल होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।